दोस्तों आज बात करते हैं एरास्वैप लाइफ के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्से की, जो कि है डे स्वैपर। डे स्वैपर के बारे में बात करने के लिए सबसे पहले आपको बेसिक एरास्वैप के बारे में कुछ पता होना चाहिए, कुछ बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। आपने व्हाइट पेपर पढ़ा होना चाहिए एरास्वैप का, और अगर आपके पास वक्त कम है तो आपको मिनिमम साइड पे एरास्वैप का ग्रीन पेपर आपको पढ़ना चाहिए। राइट, तो आप गूगल करेंगे एरास्वैप का ग्रीन पेपर तो आपको ग्रीन पेपर दिख जाएगा, और व्हाइट पेपर भी अगर आप गूगल करेंगे तो आपको व्हाइट पेपर भी दिख जाएगा। तो एरास्वैप व्हाइट पेपर में काफी चीजें बताई हुई है। एरास्वैप डाओ के बारे में बताया हुआ है, एरास्वैप नेटवर्क के बारे में, इकोसिस्टम में आप देख सकते हैं यहाँ पे पेज नंबर 49 से लेकर 91 अप्रोक्सीमेटली आप कह सकते हैं 84 तक ये सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, जो डैप्स है, डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशंस हैं, जो ऑलरेडी एरास्वैप इकोसिस्टम पे या तो बन चुकी हैं या ऑन द वे ऑफ मेकिंग। इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, इतने सारे प्लेटफॉर्म्स में कितना बिजनेस हो सकता है आप सोच सकते हैं, और उस बिजनेस का कुछ परसेंटेज डे स्वैपर की अर्निंग होती है। सो इससे पहले हम डे स्वैपर की डिटेल्स में चले जाएं, हम पहले ये देख लेते हैं कि एरास्वैप क्या है। ब्रॉडली आपको पता ही होगा अभी तक, अगर नहीं पता है तो आप इस पर थोड़ी और स्टडी कीजिए, अपना टाइम दीजिए, और समझने के बाद ही इस काम में आइए। सो एरास्वैप एक डिसेंट्रलाइज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन जिसमें कोई एम्प्लॉयज नहीं है, कोई स्टाफ नहीं है, राइट। और पूरी ऑर्गेनाइजेशन एक सेट ऑफ रूल्स पे चलती है, जो कि एक सॉफ्टवेयर रूल है, जो कि ब्लॉकचेन पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू एस्टैब्लिश कर दिया गया है, और उन रूल्स के हिसाब से ही पूरी ऑर्गेनाइजेशन चलती है। जैसे कि नॉर्मली आपने किसी ऑर्गेनाइजेशन में देखा होगा कि वहाँ पे एक मैनेजमेंट टीम होती है, जो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की होती है, राइट। एरास्वैप में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नहीं होते, पीओएस वैलिडेटर होते हैं, प्रूफ ऑफ स्टेक वैलिडेटर्स, जो कि ट्रांजैक्शंस वैलिडेट करते हैं। तो मैनेजमेंट वो करते हैं। ओनरशिप, आपने शेयर होल्डर्स सुने होंगे कि हर कंपनी में कुछ शेयर होल्डर्स होते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि ये कंपनी नहीं है, एक डिसेंट्रलाइज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है, तो सॉफ्टवेयर स्टेक होल्डर्स को पहचानता है, और वही स्टेक होल्डर्स उसके ओनर्स होते हैं। और सुपरविजन के लिए कंपनीज के अंदर एक सुपरवाइजरी बोर्ड होता है, जो कि यहाँ पे सुपरविजन एक सॉफ्टवेयर करता है जिसका नाम है ब्लॉक्सी। ब्लॉक्सी पूरी सुपरविजन करता है नेटवर्क की। और वर्कफोर्स में एम्प्लॉयज होते हैं, और डाओ के अंदर कोई एम्प्लॉयज नहीं होते, कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, जो कुछ चीजें डेवलप कर सकते हैं प्रोजेक्ट के लिए, और जिनको रिवॉर्ड में एरास्वैप ही मिलते हैं। अगर ब्रॉडली अगर हम इकोनॉमी को देखें, ठीक है, एक इकोनॉमिक मॉडल अगर हम देखें, जिस तरह से इकोनॉमिक मॉडल्स, अब आज की डेट में आपको कुछ इकोनॉमिक मॉडल्स के एग्जांपल्स भी यहाँ पे समझाता हूँ, जो आपने देखे होंगे, और किस तरह से लोग उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो पहली है शेयरिंग इकोनॉमी। शेयरिंग इकोनॉमी के अंदर अगर आप देखें तो सबसे पहले हम गूगल को देखते हैं, राइट। तो फ्री है, और रेपुटेशन बिल्ड करनी होती है आपको गूगल के ऊपर। सिमिलरली और एक शेयरिंग इकोनॉमी का एग्जांपल है फेसबुक। बट गूगल और फेसबुक के अंदर सबसे बड़ा फर्क है कि गूगल एक इंडिविजुअल यूज करता है, ग्रुप ऑफ पीपल नहीं करते। आप अकेले में गूगल यूज करते हैं अपनी नॉलेज के लिए, तो ये एक इंडिविजुअल वर्क है। और अगर आप फेसबुक देखें तो एक कोलैबोरेटिव वर्क है, जिसमें आप जो भी काम करते हैं उसको अगर दूसरे ना देखें, और दूसरे लोग उसको अप्रिशिएट ना करें या उस पर कॉमेंट ना करें, तो उसका भी कोई मतलब नहीं है। तो वहां पर एक कोलैबोरेटिव वर्क होता है, सारे लोग मिलकर एक दूसरे को अप्रिशिएट करते हैं। तो ये फेसबुक एक दूसरा एग्जाम्पल हो गया शेयरिंग इकोनॉमी की। दो लेयर्स हो गई, एक जो इंडिविजुअल लेवल पे वर्क करती है, और एक जो कोलैबोरेटिव लेवल पे वर्क करती है। सेकेंड लेवल ऑफ इकोनॉमी, जिसको आप कह सकते हैं कैंडी इकोनॉमी, जो कि इंसेंटिव्स पे चलती है, लाइक बाउंटी, टिप्स, ठीक है, एड रेवेन्यूज का एक बेहतरीन एग्जांपल जो आपको जैसे मालूम होगा वो है यूट्यूब। जहाँ पे यूट्यूब में बेसिकली आपकी वीडियो के आगे जो एड्स चलती हैं उससे कुछ रेवेन्यू आता है, और वो रेवेन्यू का कुछ हिस्सा आपको भी मिलता है। हो सकता है ये हिस्सा, ये एड आपके कॉम्पिटिटर की हो, मोस्टली आपके कॉम्पिटिटर की होगी, क्योंकि वही आपके वीडियो के आगे अपनी एड चलाना चाहेंगे, राइट। ये कैंडी इकोनॉमी है। और तीसरे लेवल की, जो कि एकदम न्यू है, जो कि अभी
जैसे पहले गूगल और फेसबुक पॉपुलर हुए, अब यूट्यूब कैंडी इकोनॉमी पॉपुलर हो रहा है। धीरे धीरे डिसेंट्रलाइज इकोनॉमी का टाइम शुरू होने वाला है, और जहाँ पे पूरी इकोनॉमी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ड्रिवन है, राइट। कोई सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी नहीं है, जैसे कि यूट्यूब या फेसबुक, ये सेंट्रलाइज अथॉरिटीज हैं, एक कंपनीज है इनके पीछे, पर यहाँ पे कोई कंपनी नहीं है। यहाँ पे एक सेट ऑफ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो ब्लॉकचेन पे चल रहे हैं, और स्टेकर्स हैं जो वोट करते हैं, ट्रांजैक्शंस माइन करते हैं, और जो रेवेन्यू है वो पहले से ही प्री डिसाइडेड रूल के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो ये एक डिसेंट्रलाइज इकोनॉमी आप कह सकते हैं, एक अलग टाइप की इकोनॉमी है, और ये इकोनॉमी चलती है कोलैबोरेटिव वर्क से। आपने देखा इंडिविजुअल, कोलैबोरेटिव और ये कलेक्टिव। तो यहाँ पर एक कलेक्टिव एफर्ट होती है, तो यहाँ पे डिसेंट्रलाइज इकोनॉमी की सक्सेस जो है, जैसे फेसबुक में आप अकेले सक्सेसफुल हो सकते हैं, राइट, और यहाँ पे इंडिविजुअली आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, बट यहाँ पर आपकी सक्सेस कोलैबोरेटिव वर्क से होती है। मतलब अगर सारे मिलकर सक्सेसफुल होते हैं तो ही ये वाला इकोनॉमी सक्सेसफुल हो सकता है। तो इसमें सबकी सक्सेस बहुत इंपॉर्टेंट है। और एरास्वैप दाओ के अंदर करीब अभी तक 37 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स है, जो इंटरलिंक्ड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, जो उसको चलाते हैं। और जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स है उसकी बेसिक एडवांटेजेस आपको पता ही होने चाहिए, नहीं पता तो जस्ट कुछ शब्दों में अगर मैं बताऊं तो एक तो बहुत ही सिक्योर्ड होते हैं, उनकी स्पीड अच्छी होती है, और लो कॉस्ट पे करा जा सकता है, और वेरिएशंस नहीं होती है, एक्यूरेसी होती है, और आप एक स्टैंडर्ड, मतलब ये होगा तो इसका रिजल्ट ये होना चाहिए, अगर ऐसा हुआ तो ये रिजल्ट, वैसा हुआ तो ये रिजल्ट, जैसा हुआ तो तैसा रिजल्ट। तो ये पहले से ही स्टैंडर्डाइज कर सकते हैं। तो इसमें क्या है कि किसी के लिए फेवरिज्म बायसनेस नहीं होती है, तो हर किसी को एक ही रूल से ये मैनेज करता है। एक्यूरेसी मींस यहाँ पर एकदम परफेक्ट, मतलब कुछ मैनिपुलेशन मिडलमैन कुछ भी नहीं है, टोटली ट्रांसपेरेंट होती है। ट्रांजैक्शंस को ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर पर देख सकते हैं, जैसे एरास्वैप ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर है, eraswap.info, आप उसमें आप eraswap के बारे में देख सकते हैं कि क्या हो रहा है। और इनको एक बार डिप्लॉय करने के बाद स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को, ये ऑटोनोमसली वर्क करते हैं, मतलब इसको बैठ के मैनेज नहीं करना पड़ता रोज के रोज। सो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स डिप्लॉय हो गए एक बारी, तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स चेंज नहीं हो सकते, और फिर वो अपने आप वर्क करते हैं, और जैसे जैसे लोग उस पर एफर्ट करते हैं वैसे वैसे उस पर काम चलता रहता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको ग्रीन पेपर देख लेना चाहिए, क्योंकि ग्रीन पेपर, व्हाइट पेपर जो है करीब 100 पेज का व्हाइट पेपर है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। सो आई डोंट नो अगर आप इतना इंटरेस्ट लेंगे कि नहीं लेंगे, बट अगर आपके पास कम टाइम है तो एटलीस्ट आप शॉर्टकट में ये पढ़ सकते हैं कि एरास्वैप के बारे में ग्रीन पेपर हमारा पढ़ सकते हैं। सो इसमें मिशन, विजन और एरास्वैप के मेन 3 इंजन सबसे इंपॉर्टेंट है, एरास्वैप टोकन और एरास्वैप ब्लॉकचेन नेटवर्क हो गया दूसरा, और तीसरा हो गया एरास्वैप इकोसिस्टम, जिसमें बहुत सारी डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस वर्क कर रही है। सो ब्रॉडली अगर हम देखें तो जो सारे नए टोकन्स एरास्वैप के प्रोड्यूस होते हैं माइनिंग से, राइट, ऑब्वियसली एरास्वैप की माइनिंग होती है, हर साल नए टोकन्स आते रहते हैं। सो जो 27% जो नए टोकन्स आते हैं वो एज अ स्टेक होल्डर्स को रिवॉर्ड चले जाते हैं, एज माइनिंग रिवॉर्ड, स्टेकिंग रिवॉर्ड या दूसरे तरह के रिवॉर्ड्स में चले जाते हैं। और 30% जो होता है वो वर्क पूल को चले जाता है, जो लोग काम कर रहे होते हैं उसमें, जैसे पावर टोकन्स हो गया, या टाइम अलाई रिवॉर्ड्स हो गए, या डे स्वैपर रिवॉर्ड्स हो गए। तो ये सारे यहाँ से इंसेंटिव जाते हैं, प्लस इकोसिस्टम की मेंटेनेंस, R&D और कंटिन्यूअस डेवलपमेंट के लिए 23% स्टेक्स साइड में अलग से रखे जाते हैं, और रिजर्व्स रखे जाते हैं। इसमें 10% कंटीजेंसी फंड के रिजर्व्स भी होते हैं, और फाउंडेशन, एरास्वैप फाउंडेशन को 10%। तो इस तरह से ये पूरा 100% का डिस्ट्रीब्यूशन होता है ब्रॉडली। इसकी और डिटेल्स आप व्हाइट पेपर में पढ़ सकते हैं, प्लस एरास्वैप एक्सप्लोरर में भी आपको इसका ब्रेकअप दिख जाएगा। सो हमारी एरास्वैप की बर्निंग बहुत स्ट्रांग है, राइट। सो बर्निंग का क्या इम्पैक्ट आता है नीचे अगर हम देखें, फॉर एग्जाम्पल ये कुछ प्लेटफॉर्म्स मेंशन्ड है यहाँ पर, और आप देख सकते हैं कि इनकी एस्टिमेटेड ग्लोबल मार्केट साइज जो है उनकी बिलियंस में कितनी है। तो यहाँ पे नंबर्स मेंशन किए हुए हैं, इनके सोर्सेस भी एंड में दे रखे हैं हमने, तो वो भी आप देख सकते हैं यहाँ पर कि किस तरह से सोर्सेस वर्क कर रहे हैं। तो एस्टिमेट मिलियंस के अंदर, ये बिलियंस में था, ये बिलियन डॉलर्स में है ये नंबर्स, कि इतने बिलियन डॉलर
तो ये सारी एप्लीकेशन है, टाइम लाइक, टाइम स्वैपर, बस कैफे, स्वैपर वाला, कुछ एप्लीकेशन यहाँ मेंशन भी नहीं है, फॉर एग्जांपल सर्वेड ऐप, वो यहाँ पे कहीं पे मेंशन नहीं है। सो ये सारी एप्लीकेशंस का ये मार्केट पोटेंशियल है, और इतने लोग इन इस तरह की एप्लीकेशंस को जो कि सिमिलर है, जो ब्लॉकचेन पर नहीं है, पर इस तरह की एप्लीकेशंस को यूज कर रहे हैं। और अगर हम ये मान के चलें कि ग्लोबल एफिशिएंसी का सिर्फ 20% एफिशिएंसी आती है, राइट? तो अभी एवरेज टिकट साइज जो है, जो लोग यूज कर रहे हैं इन सर्विसेज को, उनका एवरेज टिकट साइज करीब $5000 का है उनका, राइट? सो $5000 के आसपास का वो टोटल वॉल्यूम कर रहे हैं। मतलब इतनी टोटल बिलियन डॉलर की टर्नओवर हो रही है, इतने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और एवरेज पर्सन इतना का ट्रांजैक्शन कर रहा है। अगर हम उसमें ये मान लें कि इन सारे सर्विसेज को जब हम ब्लॉकचेन के ऊपर एरएसएफ के थ्रू प्रोड्यूस करते हैं और उनको ऑफर करते हैं, तो ऐसा मान लेते हैं कि कोई टाइम में एक बंदा जो है महीने में 3 ट्रांजैक्शन करेगा, या साल में 3 ट्रांजैक्शन करेगा, टाइम स्वैपर पे साल में 5 करेगा, बस कैफे में 12 करेगा, स्वैपर वॉल जो कि फेसबुक की तरह एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, उसमें 100 तो कई सारे प्लेटफॉर्म पे कई सारी ट्रांजैक्शंस करेगा। और एवरेज ट्रांजैक्शंस का जो साइज है वो भी हमने इसमें लिखा है कि अगर इतना एवरेज ट्रांजैक्शन साइज होता है, तो उसका मैंने इस इन सब का भी एक एवरेज यहाँ ऊपर यहाँ पे हमने ले लिया कि चलो मान लेते हैं कि सिर्फ 300 का साइज होता है, मतलब कि एक ट्रांजैक्शन में जो अमाउंट है वो 300 एरास्वैप की होगी, और साल की सिर्फ 36 ट्रांजैक्शन होगी। अगर हम ये एक लोअर साइड में मान लेते हैं, तो भी टोटल 10,000 एरास्वैप की रिक्वायरमेंट आ जाती है पर यूजर, क्योंकि एक यूजर को 36 ट्रांजैक्शन करनी है, इस तरह की वेरियस ट्रांजैक्शंस। इसको हमने एवरेज डाउन कट डाउन करके इसको 36 मान लिया कि 36 ही होंगी, इतना नहीं होगा, सिर्फ 36 होंगी। और जो साइज है उसका काफी, कहीं पे जैसे 3000 की भी है, 500 की भी है, 2000 की भी है, बट हम मान लेते हैं कि यहाँ पे साइज ऑफ ट्रांजैक्शन सिर्फ 300 एरास्वैप का होगा, तो भी पर यूजर 10,800 की एरास्वैप की डिमांड क्रिएट हो सकती है। तो ये हो गई पहली बात जो हमें एक बेसिक लेवल पे पता होनी चाहिए। अगर हम डिमांड एंड सप्लाई, बेसिक चीज अगर हम इकोनॉमिक्स देखें, किसी भी चीज की अगर डिमांड बढ़ती है और सप्लाई गिरती है, तो ऑब्वियसली उसकी प्राइस इन्फ्लेट हो जाती है। सो यहाँ पर अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा एक आइडिया, एक रफ आइडिया आपको देने के लिए, सो डिमांड प्रोजेक्शन फैक्टर्स जो हैं उनको थोड़ा सा देख लेते हैं, एक नजर डाल देते हैं इसके ऊपर। 2020 को ऐसे ही छोड़ देते हैं, 2021 की बात करते हैं। तो इस साल टोटल 66.3 करोड़, पहले टर्म्स एंड कंडीशंस नीचे एक बार देख देते हैं। हम ये मान के चल रहे हैं कि एरएसएफ की जो एफिशिएंसी होगी वो सिर्फ 20% होगी। मतलब वर्ल्ड वाइज जो एवरेज टिकट साइज है, अगर वो $5000 का है, तो यहाँ पे सिर्फ $1000 का ही होगा। 80% कम यूसेज करेंगे लोग घबराएंगे एरएसएफ यूज करने के लिए, क्योंकि उनको आदत है बैंक पे ट्रांजैक्शन की, मिडलमैन सबको पे करने की, और जब वो ये सब नहीं कर पाएंगे तो घबराएंगे यूज करने के लिए, यार डायरेक्टली इतने पैसे कैसे बच रहे हैं, तो डाइजेस्ट करने में टाइम लगेगा। तो मान लेते हैं 20% एफिशिएंसी होगी शुरू में, धीरे धीरे एफिशिएंसी बढ़ने लग जाएगी। तो इलस्ट्रेशन एक अनप्रेडिक्टेबल चीज है, कुछ एजम्पशंस पे बेस्ड है, जो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। और इसके अंदर साथ ही साथ में आप ये देख सकते हैं कि एनआरटी डिस्ट्रीब्यूशन हर साल 10% कम हो जाती है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज कि जो एनआरटी डिस्ट्रीब्यूट होती है वो 50% ही लिक्विड में आती है, तो 50% स्टेक्स में ही आती है, तो उसको हम सर्कुलेशन सप्लाई से बाहर करके सोच कैलकुलेशंस कर सकते हैं कि ये तो सर्कुलेशन में होंगे नहीं अवेलेबल। और बर्निंग लिमिट 2% है एवरी मंथ की। और ये कंसिडरेशन जैसे हमने ऊपर वाले चार्ट में देखा था कि हम ये मान के चल रहे हैं कि हर एक आदमी महीने की 3 ट्रांजैक्शन और साल की 36, और एक ट्रांजैक्शन का टिकट साइज सिर्फ 300 एरएसएफ का होगा। ये जरूरी नहीं है, इससे बड़ी हो सकती है। 300 एरएसएफ मतलब करीब 150 रुपए का आज की डेट में, तो मुझे लगता है इससे काफी बड़ी अमाउंट की ट्रांजैक्शन हो सकती है। तो फिर भी अब मिनिमम साइड पे ये assumptions के ऊपर ये चीज को समझ लेते हैं। तो 66.3 करोड़ आएंगे इस साल, 34.3 करोड़ बर्न हो जाएंगे, और टोटल सप्लाई 182.3 करोड़ की होगी। अगर हम एजम्पशन ये लेके चलें कि जैसे कि मैंने बताया, मिशन S100 हम लेके आने वाले हैं,
जिसमें एक बहुत बड़ा ड्राइव आएगा जो जुलाई में लॉन्च करेंगे, जुलाई से लेकर दिसंबर तक चलेगा और उसमें इस चीज के ऊपर ज्यादा फोकस रहने वाला है। सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर वी विल फोकस ऑन दिस कि कैसे हम इस तक पहुंचेंगे। और अगर हम ग्लोबल मार्केट का इतना परसेंट मतलब हम इतना परसेंट ही हम इसमें एज्यूम कर रहे हैं कि हम इतना ही पेनिट्रेट कर पाएंगे, तो आप देखेंगे ये परसेंट 1% का 1% बनता है करीब करीब, तो इतना कम हम पेनिट्रेशन लेके चल रहे हैं। और पर यूजर डिमांड हमने ऑलरेडी यहाँ पे देख ली थी कि 10,800 एरास्वैप कंज्यूम होते हैं अगर 36 ट्रांजैक्शन 300 एरास्वैप की होती है, तो एवरेज टिकट से सिर्फ 300 एरास्वैप की है। ये नंबर मिलियंस में है, तो मतलब 108 करोड़ की डिमांड क्रिएट होती है। तो 108 करोड़ की डिमांड क्रिएट होती है, तो अवेलेबल सप्लाई जो है वो कैसे आएगा, टोटल सप्लाई। तो टोटल सप्लाई कितनी है हमारे पास, टोटल सप्लाई है 1823 का 50% तो वैसे ही हटा देते हैं, तो कुछ 900 कुछ आएगा, राइट, क्योंकि 50% क्यों हटा दिया, क्योंकि वो स्टेक्स में होंगे, तो 900 बच गए। और 900 करोड़ में से ये माइनस करते हैं बर्निंग, तो अप्रोक्सीमेटली 568.75 आ जाएगा। तो इतनी तो टोटल अवेलेबल है, और डिमांड कितनी क्रिएट हो गई है, 108 की क्रिएट हो गई है। अगर 108 करोड़ में अगर हम 56 करोड़ की अवेलेबल सप्लाई को माइनस कर दें, तो देयर इज अ शॉर्टफॉल ऑफ 51.12 करोड़। तो 51 करोड़ का शॉर्टफॉल है। इसका मतलब जो रेशियो है, डिमांड टू सप्लाई रेशियो जो है एरासैप की, वो 1:1.8, मतलब कि जितने अवेलेबल है करीब उससे कुछ 18% ज्यादा उसकी सप्लाई डिमांड क्रिएट हो जाएगी। 2022 में अगर हम चलते हैं, तो हमारा फोकस ये कंटिन्यूअस रहने वाला है। 1 लाख यूजर से हमें 2.5 लाख यूजर, ऑब्वियसली जैसे कि मैंने आपको पहले बताया यहाँ पर कि ये एक कलेक्टिव चीज है, राइट, और ये कोई एक व्यक्ति कोई सुपरमैन नहीं कर पाएगा, तो ये कलेक्टिव वर्क है। और अगर सारे कम्युनिटी मेंबर्स अगर मिलके मिशन S100 पे फोकस करेंगे, तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हम लोग 2.5 लाख यूजर बेस लेकर आते हैं 2022 में। अगर 2.5 लाख का यूजर बेस हमारा क्रिएट हो जाता है, तो सेम कैलकुलेशन, हमारी टोटल सप्लाई इतनी है, इसमें से 50% तो स्टेक्स में चले जाएंगे, तो 1000 बचेगा। और 1000 बचने के बाद हमारी लिमिट जो होगी वो 437 होगी, तो 437 की बर्निंग लिमिट उसमें से माइनस कर देंगे, तो अवेलेबल सप्लाई 587 हो जाएगी। पर क्योंकि यूजर बेस बढ़ चुका है, और साथ ही साथ में जो बंदा पहले घबरा रहा था यूज करने से, वो अब ज्यादा ट्रांजैक्शंस करने के लिए कंफर्टेबल हो जाएगा। जैसे कि जो लोग ऑलरेडी एरएसएफ आप जैसे जो यूज कर रहे हैं, वो पहले साल एरएसएफ की कितनी ट्रांजैक्शंस करी और इस साल कितनी करी, और इसके अगले साल उससे डबल करने लग जाएंगे ऑटोमेटिकली। तो इतनी पेनिट्रेशन अपने आप बढ़ती चली जाएगी, यूजेज बढ़ना शुरू हो जाएगा। सो इतनी डिमांड होती है, तो जो अवेलेबल सप्लाई हो जाएगी वो हो जाएगी 587 माइनस 270 करोड़, राइट। तो 270 करोड़ में से माइनस करेंगे इतना, तो इतनी नेगेटिव सप्लाई अवेलेबल होगी। मतलब इतनी नेगेटिव सप्लाई का मतलब है पर टोकन जो प्रेशर आएगा, डिमांड प्रेशर आएगा, वो 2.6 एरासैप का आ जाएगा। 2023, 2024, 2025, तो जैसे हम 4 साल का यहाँ से विजन लेके अगर चले, राइट, सो 4 साल का विजन लेके चले, तो 4 साल बाद एनआरटी जैसे कि बताया कि हर साल 10% गिर जाती है, तो नई टोकन्स की एडिशन जो है सिर्फ 43.5 करोड़ हो रही होगी उस साल में। और जो बर्निंग होगी, वो जितनी एडिशन है उससे ज्यादा की बर्निंग लिमिट अवेलेबल होगी, मतलब उससे ज्यादा टोकन्स बर्न हो सकते हैं। टोटल अवेलेबल सप्लाई 213 करोड़ की हो जाएगी, और 213 करोड़ में से फिर से हम 50% हटा देते हैं, तो करीब 106 करोड़ के आसपास की होगी। और अब हमारा यूजर बेस 10 लाख तक पहुंच जाना चाहिए। तो अगर हम 10 लाख के यूजर बेस पे अगर हम पहुंच जाते हैं, तो 10 लाख के यूजर बेस पे जो हमारी टोटल जो डिमांड क्रिएट हो जाएगी वो करीब इतने की हो जाएगी। तो क्योंकि अब हमारी डिमांड इतनी हो चुकी है, तो जो उस पे नेगेटिव जो सप्लाई अवेलेबल हो रही है वो इतने की हो रही है। मतलब नेगेटिव सप्लाई अभी अगर हम इस स्टेज से देखें, इस स्टेज तक, मतलब 2021 से 2025 का अगर फर्क देखें, तो ये 20x की डिमांड बढ़ चुकी है। और यहाँ पे जो रेशियो में जो प्रेशर आया है, जो खिंचाव आ रहा है, वो 10 टाइम्स का खिंचाव आ रहा है। तो जैसे जैसे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप देखेंगे कि ये एक
फुल प्रूफ तरीका बन सकता है अगर हम इस चीज को अचीव कर रहे हैं। और इस चीज को अचीव करने के लिए ही डे स्वैपर जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है वो बहुत ही यूजफुल है, और वो बनाया गया है सो दैट एवरीबडी ओन्स द बिजनेस, नोबडी इज डिपेंडेंट ऑन एनीबडी। सो एरास्वैप डाओ आपको कई सारे ब्लॉकचेन नेटवर्क पता है, राइट? और कई सारे ब्लॉकचेन नेटवर्क में आपको ये सारे ब्लॉकचेन नेटवर्क आपको पता ही है, जिसमें डिसेंट्रलाइजेशन, स्केलेबल और सिक्योरिटी, ये सारी चीजें होती है। और हमारी लेयर 2 प्लाज्मा है, राइट? सो ये एक बहुत ही एक फुल प्रूफ तरीका है। जैसे कि अभी आपको ट्रांजैक्शंस की कॉस्ट और स्पीड, तो एरास्वैप अगर वन लाइन में समझना है आपको कि एरास्वैप नेटवर्क क्या कर सकता है, तो जो भी आप इथेरियम के साथ कर सकते हैं, बस आपको ट्रांजैक्शन फी में 1,00,000% का फर्क है। अगर आप इथेरियम में 1,00,000 रुपए भरेंगे तो यहाँ पे 1 रुपया भरेंगे, एक ये फर्क है। और ट्रांजैक्शन की जो स्पीड है वो 3 गुना ज्यादा है, मत 4 गुना ज्यादा है, सॉरी। और दूसरी चीज, ट्रांजैक्शन की जो कैपेसिटी है, जितनी ट्रांजैक्शंस पर सेकंड हो सकती है, वो भी हमारी करीब 5x है। तो ये 3 मेजर डिफरेंस है। बाकी जो भी आप इथेरियम पे कर सकते हैं वो आप इस पे भी कर सकते हैं। प्लस इथेरियम की जो डिसेंट्रलाइजेशन है उसको हम प्लाज्मा के थ्रू लेवरेज कर रहे हैं अपनी लेयर पे, सो दैट कि जो इसकी जो इथेरियम की जो सिक्योरिटी है हम उसको लेवरेज कर पा रहे हैं। इसकी वजह से हम और सिक्योर हो जाते हैं। और स्केलेबल, जैसे कि आपको पता ही है कि हम जितने शार्ड्स इसमें ऐड करेंगे उतनी हमारी ट्रांजैक्शन थ्रूपुट बढ़ने लग जाएगी। तो अभी जितनी ट्रांजैक्शंस है, हम उतने, अगर हम 10 शार्ड्स ऐड करेंगे तो हमारी ट्रांजैक्शंस की जो कैपेसिटी है वो 10 शार्ड्स में 10 गुना बढ़ जाएगी। तो ट्रांजैक्शन का जो स्केलेबिलिटी है उसकी कोई इशू नहीं है। सिक्योरिटी इसकी इथेरियम जितनी है, बिकॉज हम इथेरियम प्लाज्मा यूज कर रहे हैं। और डिसेंट्रलाइजेशन की जो इथेरियम की जो लेयर है उसके ऊपर स्टेक होल्डर्स की और एक डिसेंट्रलाइज्ड लेयर है एरएसएप नेटवर्क के अंदर, जिसकी वजह से ये और ज्यादा, मतलब जितना इथेरियम डिसेंट्रलाइज्ड है उसके ऊपर फर्दर एरएसएप के स्टेक होल्डर्स मिलके उसको फर्दर और डिसेंट्रलाइज कर देते हैं इसमें पार्टिसिपेट करके। सो आप इसको जरूर एक बार ही नजर डालें, क्योंकि अगर आपको एक सक्सेसफुल डिसेपर बनना है तो आपको कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन इसके बारे में होनी चाहिए। ये सारे जो एप्लीकेशंस हैं जो इस वक्त अवेलेबल है, जिसमें आप काम कर सकते हैं ऑलरेडी, जिसमें आप यूजर बेस लेकर आ सकते हैं, और यूजर बेस को लाने का आपको कुछ ना कुछ इंसेंटिव आता है। तो ये सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, और भी कई प्लेटफॉर्म्स इसमें, अभी इसमें 19 चीजें इसमें ऑलरेडी मेंशन्ड है। बट इसमें मैं जैसे कि देख पा रहा हूँ कि अभी यहाँ पे सर्वेड ऐप मुझे कहीं पे दिख नहीं रहा है। तो सर्वेड ऐप एक और एक एप्लीकेशन है, और मेरे ख्याल से एरास्वैप क्लाउड इसमें ऐड हो गया होगा। सो एरास्वैप क्लाउड और एक प्लेटफॉर्म है जो इसमें मेंशन नहीं है। तो ये सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो आप रेफर कर सकते हैं, जिसके ऊपर आपको रेफरल का भी इंसेंटिव मिलता है। प्लस अगर जो सेलर है, अगर वो कोई इंसेंटिव लॉन्च करता है तो आपको वो इंसेंटिव भी मिल जाता है, और डे स्वैपर्स को इंसेंटिव आता है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ, जब ये ग्रीन पेपर लिखा था तो तब चैरिटी ऐप जो था वो अवेलेबल नहीं था, अब ये लाइव हो चुका है। और एरास्वैप क्लाउड, जैसे कि मैंने बताया, ये भी अब अंडर डेवलपमेंट से बाहर निकल चुका है, ये भी डेवलप हो चुका है और ये भी डेवलप हो चुका है। प्लस और एक प्लेटफॉर्म सर्वेड ऐप का यहाँ पे ऐड हो गया है। अगर हम देखें तो अगले 5 साल में यूजर एक्विजिशन अलग अलग रास्ते से, अलग अलग तरीके से, कोई किसी चीज के वास्ते ज्वाइन करेगा, कोई किसी चीज के वास्ते, तो हर तरह के प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है जो किसी को इंटरेस्ट कर सकते हैं। जो भी प्रोफेशन के लोगों को आप जानते हैं उनके लिए जरूर कुछ ना कुछ एरास्वैप डाओ के अंदर एक एप्लीकेशन अवेलेबल होगी जिसमें वो 100% पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आपको उनके प्रोफाइल को चेक करके आपने देखना है कि उनके लिए क्या सही है और उनके लिए क्या सही रहेगा। और जहां तक यूजर बेस है, यहाँ से ज्यादा आएगा, मतलब इस तरीके से आएगा। बट जब हम वॉल्यूम की बात करें, रियल वॉल्यूम, मैं वो फर्जी बॉट वाली वॉल्यूम जो बड़े बड़े एक्सचेंज पे चल रहे हैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, रियल टाइम वॉल्यूम की बात कर रहा हूँ। तो रियल टाइम वॉल्यूम इन प्लेटफॉर्म से काफी ज्यादा आने वाला है, और इनकी एक अप्रोक्सीमेट टेंटेटिव रोड मैप भी यहाँ पर हमने दिखा दिया है। और यहाँ पे आप ये भी रीड कर सकते हैं कि स्वॉट, हमारे स्ट्रेंथ क्या है, एरास्वैप की क्या वीकनेस है,
और अपॉर्चुनिटी क्या है, थ्रेट्स क्या है. So these are the things which you should know before you even think of working as a day swapper, because अगर आपको प्लेटफॉर्म के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन नहीं है तो आप किस तरह से किस तरह से इसको आप सपोर्ट कर पाएंगे, और किसी भी नए डे स्वैपर को जिसको आप लेकर आएंगे उसको आप किस तरह से ऑनबोर्ड करेंगे. सो अब चलते हैं डे स्वैपर के ऊपर. सो मैंने ऑलरेडी एरएसएफ लाइव में लॉगिन कर रखा है यहाँ पर, तो मैं वो प्रोसेस को स्किप कर दिया, मैंने ऑलरेडी लॉगिन कर लिया. अब मैं डे स्वैपर पे जा रहा हूँ. सो पूरा इसको देखते हैं एक बारी कि क्या क्या है इसमें. सो ये आप पढ़ सकते हैं कि डे स्वैपर इज द वे एरस्वैप बुलंदी पे पहुंच सकता है, और डे स्वैपर्स ही सबसे मेन कंपोनेंट होने वाले हैं इसके, क्योंकि इसकी जो एप्लीकेशंस है वो तो बहुत अच्छी है और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे और लोगों के लिए फ्री है, और कोई मिडलमैन नहीं है उसके अंदर, कोई चार्जेस नहीं है. एरस्वैप प्लेटफॉर्म मतलब फ्री है सबके लिए, और कोई भी दो पार्टी आपस में डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकती है. बट लोगों को इसके बारे में पता कैसे चलेगा, और पता चलेगा तो उसमें कोई एफर्ट करेगा, तो जो एफर्ट करेगा उसका इंसेंटिव डे स्वैपर के थ्रू जाता है, राइट. सो डे स्वैपर बेसिकली लीडर्स हैं जो जिनकी सोशल इन्फ्लुएंसिंग कैपेसिटी है, या जिनका बहुत स्ट्रॉन्ग सर्कल है, और वो अपने लोगों को एजुकेट कर सकते हैं इस फ्यूचर टेक्नोलॉजी के बारे में जो कि एरएसएप ने इनोवेशन करी है, राइट. और जैसे कि आप ब्लॉकचेन के बारे में अगर आप बेसिक इंफॉर्मेशन अगर आप देखें तो जस्ट अ सेकेंड कर रहा हूँ, मैं किसी और इंडस्ट्री की बात नहीं कर रहा हूँ. तो ब्लॉकचेन इंडस्ट्री 2009 में शुरू हुई थी, और 2000 मतलब अभी तक इसके कई सारे फेज आ गए हैं. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप किसी प्रोजेक्ट के अंदर ब्लॉकचेन इंडस्ट्री के किसी प्रोजेक्ट में जाते हैं तो आपको फेजिंग पता होनी चाहिए कि ये किस फेज को टारगेट कर रहा है. फॉर एग्जांपल जो अपना पहला फेज था उसके अंदर प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट चलता था, जिसके अंदर नए मतलब आप कह सकते हैं कि जो टाइम जब बिटकॉइन इंट्रोड्यूस हुआ था, बिटकॉइन एक सिर्फ एक टोकन है, राइट, जिसकी वैल्यू है, एक स्टोर ऑफ वैल्यू की तरह काम कर रहा है. और वो बेसिकली उसके अंदर बहुत सारी लिमिटेशंस हैं जो वो नहीं कर सकते, राइट. तो फेज वन में सिर्फ टोकन्स होते थे, जैसे बिटकॉइन और बिटकॉइन के अडॉप्टर्स फेज वन में आए. उसके बाद आया फेज टू, जहाँ पे अलग तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना शुरू हुआ, like exchanges, क्रिप्टो exchanges, wallets, custody, payments. तो ये सब कुछ फेज टू में बहुत डेवलप हुआ और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आए इसके अंदर. और उसके बाद आया फेज थ्री, जहाँ पे इथेरियम ने एंट्री करी और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का एक पूरा एक फाइनेंशियल सेटअप बनना शुरू हुआ. एप्लीकेशन जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे लिखी जा सकती है, माइक्रो पेमेंट, रेमिटेंसेस, इस तरह की कुछ एक एमवीपी लेवल की कुछ कॉन्सेप्ट्स आना शुरू हुआ. लोगों उसके बारे में लोगों को पता चला और लोग उसमें पार्टिसिपेट करने लग गए. और उसके बाद आया फेज फोर, जब लोगों ने कॉन्सेप्ट्स बता के लॉन्च करना शुरू किया, अपने आईसीओस करने शुरू किए, और उन्होंने कॉन्सेप्ट बोला हम ये कॉन्सेप्ट लाएंगे, हम सोलर एनर्जी का कॉन्सेप्ट लाएंगे, कोई कुछ लेकर आया, कोई कुछ कॉन्सेप्ट लेकर आया. तो वो फेज था 2017 से 18 का, जब लोग कॉन्सेप्ट बताते थे और उनको फंड्स मिल जाते थे. और उसके बाद जो 2019 से 20 जो अभी खत्म हुआ, उस फेज के अंदर यूज केसेस के ऊपर बात करनी शुरू हुई कि क्या एप्लीकेशंस आप बना सकते हो. तो एरास्वैप इकोसिस्टम में सबसे ज्यादा यूज केसेस है. और अब शुरू हो गया है फेज सिक्स, जिसमें सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव है, जिसमें बहुत कम लोग पहुंच पा रहे हैं, बहुत कम लोग सोच पा रहे हैं, वो है यूजर बेस. और अब हम फेज सिक्स में है ब्लॉकचेन के, और जिसमें सिर्फ यूजर बेस मैटर करता है, और बाकी सारी एप्लीकेशंस ऑलमोस्ट मोर और लेस हमारी एकदम सॉलिड है, और सारे कॉन्सेप्ट्स हमारे एकदम परफेक्ट है. सो इसके लिए इस यूजर बेस को बिल्ड करने के लिए एक बहुत बड़ी आर्मी की जरूरत है, एक बहुत बड़ी फोर्स की जरूरत है, जो कि कन्विंस्ड है, जो समझती है इसका फ्यूचर और इस पे बिलीव करती है. और उसको हम बोलते हैं एरास्वैप इकोसिस्टम में डे स्वैपर्स. तो ये ब्रॉडली रोल्स वगैरह आप पढ़ सकते हैं, राइट. और ये इन्फ्लुएंस चार्ट है जो कि आपको
पता होना चाहिए थोड़ा बहुत, राइट? तो जब भी आप नए यूजर्स लेकर आते हैं, आप अलग अलग वीडियोस में देख सकते हैं कि किस तरह से, मैं भी आपको यहाँ पे दिखा दूंगा आपका रेफरल आईडी कैसे जनरेट होता है। आप रेफरल आईडी भेजते हैं और नए यूजर्स को इनवाइट करते हैं, और जब नए यूजर्स आते हैं तो वो अपनी केवाईसी करते हैं, और जब उनकी केवाईसी अप्रूव हो जाती है तो वो एक काउंट माना जाता है कि एक नया यूजर आ गया है सिस्टम के अंदर, राइट? तो जब एक महीने के अंदर हमारा जो महीना है एरसएफ का, वो एनआरटी मंथ के हिसाब से चलता है, और मोस्टली जो महीना होता है वो 7th ऑफ एवरी मंथ खत्म होता है। 7 टू 9 के बीच में एनआरटी रिलीज होती है, डिपेंडिंग ऑन द लीप ईयर है क्या है, तो आगे पीछे थोड़ा बहुत 1-2 दिन का। बट 30 डेज का हमारा एक मंथ होता है, जो मोस्टली 8 तारीख से 8 तारीख के बीच में रिलीज होते रहते हैं हमारे टोकन्स, और वो अकॉर्डिंगली कैलेंडरली थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। बट उन 30 डेज के अंदर अगर एक व्यक्ति 5 से कम यूजर एक महीने में लेकर आता है तो वो व्हाइट बेल्ट ही रह जाता है। बट अगर वही व्यक्ति अगर 5 से ज्यादा यूजर्स ले आता है, राइट, 5 या 5 से ज्यादा ले आता है, तो वो प्रमोट हो जाता है उसी महीने के अंदर, और वो येलो बेल्ट बन जाता है, और उसकी ये प्रमोशन अगले एनआरटी रिलीज में रिफ्लेक्ट होनी शुरू हो जाती है। और उसके बाद अगर एक व्यक्ति एक ही महीने में 20 लोगों की टीम, मतलब 20 नए यूजर्स, चाहे वो आपके डायरेक्ट हो, आपके थ्रू हो, चाहे इनडायरेक्ट हो, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अगर आपकी टीम में 20 लोग जुड़ रहे हैं तो आप ऑरेंज बेल्ट बन जाते हैं। अगर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, राइट, कोई बाइनरी सिस्टम फॉलो करने की जरूरत नहीं है। मेरे 1000 डायरेक्ट्स हो सकते हैं, किसी के भी 1000 डायरेक्ट्स हो सकते हैं, और वो 1000 डायरेक्ट्स के 10,000 डायरेक्ट्स भी हो सकते हैं। तो अ, तो कोई बाइनरी सिस्टम आपने फॉलो नहीं करना है इसके अंदर। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो आप कितने भी यूजर बेस डायरेक्टली इनडायरेक्टली जोड़ सकते हैं। अगर एक महीने में 100 यूजर्स आ गए तो आप ग्रीन बेल्ट बन जाते हैं, और अगर एक महीने में 500 यूजर्स आ गए तो आप ब्लू बेल्ट बन जाते हैं। अगर एक महीने में 2000 यूजर्स आए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, अकेले करना, अदर पीपल एफर्ट अदर पीपल मनी। सो आप अकेले 2000 यूजर शायद कर सकते हैं, शायद नहीं कर सकते, बट 100 लोगों की टीम बना के आप 2000 यूजर, मतलब हर एक यूजर से 20 यूजर आप ऐड कर सकते हैं। एवरेज की बात कर रहा हूँ, कोई 100 भी यूज ऐड कर सकता है। सो रेड बेल्ट जो कि काफी बड़ा लेवल है, जिसमें 6000 यूजर्स एक महीने में ऐड करने, और ब्राउन बेल्ट, सॉरी ब्लैक बेल्ट, जिसमें एक महीने में अगर 10,000 यूजर ऐड होते हैं तो आप ब्राउन बेल्ट बन जाते हैं। तो एज पर द बेल्ट उनका इंसेंटिव का परसेंटेज होता है। तो डे स्वैपर का एक इंसेंटिव होता है। फॉर एग्जांपल, किसी प्रोडक्ट की टर्नओवर पे 1% इंसेंटिव है, किसी प्रोडक्ट की टर्नओवर पे 10% का इंसेंटिव है। उस 10% का 20% येलो बेल्ट को चले जाता है। उस टर्नओवर का उस टर्नओवर का एक इंसेंटिव होता है। फॉर एग्जांपल, मैंने बुकिंग डैप के ऊपर एक इवेंट डाला कि मैं एक पार्टी कर रहा हूँ, और डिफरेंट पार्टी है, बहुत अलग टाइप की पार्टी है, कॉन्सेप्ट डाल दिया मैंने उसके अंदर, और मैंने पार्टी की बुकिंग डाल दी, और मैंने बुकिंग उठानी शुरू करी कि मैं 200 एरास ऐप से टिकट सेल करूंगा, और उस पर इंसेंटिव डाल दिया कि कितनी भी बुकिंग्स आएंगी, अगर आपके रेफरेंस से आई तो मैं आपको 10% ऑफ इंसेंटिव देता हूँ। तो 10% ऑफ इंसेंटिव जो है वो ऑब्वियसली फाइव, उसका 50% तो डायरेक्ट इंसेंटिव चले जाएगा किसको, इंट्रोड्यूसर को, जिस बंदे ने बुकिंग डाली या जिस बंदे ने बुकिंग खरीदी, राइट, उसके इंट्रोड्यूसर को 10% चले जाएगा, 50% चले जाएगा उस 10% का, मतलब 5%, और उसकी टीम को बाकी का 50% चले जाएगा, मतलब उसकी ट्री को बाकी का 50% चले जाएगा। सो उस ट्री का 20% येलो बेल्ट को जाता है, जो टीम इंसेंटिव है उसका 40% ऑरेंज बेल्ट को जाता है। जो टीम इंसेंटिव है, टीम इंसेंटिव कितना होता है, डायरेक्ट इंसेंटिव, जब भी कोई इंसेंटिव आता है, अगर 10% का इंसेंटिव है तो आधा चले जाता है इंट्रोड्यूसर को जिसने मेन एफर्ट करी, और आधा चले जाता है टीम को जिन्होंने बाकी की एफर्ट करी होगी उनको ग्रूम करने में टीम मेंबर को। तो वो जो बाकी के जो 50% है, जो टीम इंसेंटिव है, उसका अगर आप ग्रीन बेल्ट हो तो ग्रीन बेल्ट को 52% ऑफ दैट टीम इंसेंटिव उसको चले जाता है। और अगर आप ब्लू बेल्ट हो तो 64%, अगर आप ब्राउन बेल्ट हो तो 72%, रेड बेल्ट हो तो 84%, और ब्लैक बेल्ट हो तो 90%। एक बार ही आपकी प्रमोशन हो जाती है, किसी महीने आपने 500 जैसे तैसे कर लिए और आप ब्लू बन गए तो आप ब्लू ही रहेंगे। सो ऐसा नहीं कि अगले महीने कोई डिमोशन हो जाएगी, आप अब हमेशा के लिए ब्लू हो गए हैं।
और उसके बाद आप जब भी 2000 का मार्क क्रॉस करेंगे कलेक्टिवली विथ योर टीम, यू विल बी प्रमोटेड टू ब्राउन बेल्ट। और ये सब कुछ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के रूल्स में डिफाइंड है। सो कोई इसमें मैनुअल या कोई बंदा बैठ के यहाँ पे काउंटिंग नहीं कर रहा होगा, जो मिस्टेक कर सकता है एक का कम हो जाएगा। तो ये सब कुछ उधर से काउंट हो जाता है। सो इस तरह से इंसेंटिव डिस्ट्रीब्यूट होता है। प्लस इसके अंदर लीडरशिप बोनस लेयर्स भी है, जो कि शुरू होती हैं ब्लू बेल्ट से। मींस अगर मैं ग्रीन बेल्ट हूँ और मेरी टीम में बहुत सारे लोग हैं, जिनमें से एक टीम मेंबर के नीचे बिजनेस हुआ और वो टीम मेंबर भी ग्रीन बेल्ट है। उसने भी 100 कर लिए थे किसी महीने में और मैंने भी 100 कर रखे हैं, और हम दोनों के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है, हम दोनों ही ग्रीन बेल्ट है। तो 52% जब उसके नीचे बिजनेस होगा, तो ये 52% उसकी उसको और उसकी टीम को चले जाएगा। तो आप भी ग्रीन हो, तो आपको उससे कुछ नहीं आएगा। बट आपके नीचे हो सकता है कि और एक टीम मेंबर हो जो ऑरेंज हो, और एक टीम मेंबर हो, या फिर 10 और लोग हो जो येलो पे हो। तो ऑरेंज जब भी आपके यहाँ टर्नओवर होगा, तो आप ग्रीन बेल्ट से जो टर्नओवर आई, क्योंकि आपके नीचे वाला भी ग्रीन है, तो आपको 52% आना था, और आपके नीचे वाला पार्टनर भी 52 पे है, तो पूरा पोर्शन वो ले रहा है, राइट? अगर आपके नीचे एक टीम मेंबर है जो ऑरेंज बेल्ट है, और उसके नीचे कोई भी एप्लीकेशन, कोई भी डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन में कुछ भी टर्नओवर हुई, तो उसका जो भी इंसेंटिव आएगा, उसका 40% तो आपका ऑरेंज बेल्ट टीम मेंबर ले लेगा। तो 52 में से 40 तो वो सर ले गए, तो आपके पास बचा 12%। तो ये 12% हो गया आपका टीम इंसेंटिव उस पर्टिकुलर बिजनेस के ऊपर। और एक टीम मेंबर है आपके नीचे, उसके नीचे कोई व्हाइट बेल्ट है, उसने कुछ बिजनेस किया, तो उसने जब कुछ बिजनेस किया और उस पे कुछ इंसेंटिव बना, उस इंसेंटिव का 20% तो आपका येलो बेल्ट टीम मेंबर पार्टनर लेके चले जाएगा। बट आप ग्रीन हो, तो आपके पास 52 की लिमिट थी, तो 52 में से 20% तो आपका येलो बेल्ट वाला पार्टनर ले गया, तो आपके पास बच गया 22%। ये 22% आपका है। तो इस तरह से जो भी आपके नीचे टीम मेंबर्स हैं, उनके और उसके बीच का जो डिफरेंस है, वो आपको मिलता है। अगर डिफरेंस नहीं है, तो नहीं मिलता है। बट जब आप ब्लू, ब्राउन, रेड और ब्लैक बेल्ट पे आ जाते हैं, तो वहाँ पर आपको एक लीडरशिप बोनस मिलता है, जहाँ पे अगर आपने अपने नीचे ब्लू बेल्ट क्रिएट किया, तो उसको भी टैलेंट माना जाता है, कि आप एक लीडर को ऑनबोर्ड कर पाए, जो कि एक अच्छी टीम बना पाया। तो यहाँ से आपको लीडरशिप बोनस मिलना, सॉरी, ब्लू बेल्ट में भी आपको कोई लीडरशिप बोनस नहीं है, ब्राउन बेल्ट से आपको लीडरशिप बोनस आना शुरू होता है। तो अगर आप ब्लू को लेकर आए, तो ऑब्वियसली 72 माइनस 64, 8% आपको ब्लू की पूरी टीम में, उसकी टीम में हजारों लोग हो सकते हैं, वहां पे जितना भी वॉल्यूम हो रहा है, उस वॉल्यूम का जो इंसेंटिव है, उसका 8% आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे ग्रीन बेल्ट के नीचे भी हजारों लोग हैं, वहां पे जो भी बिजनेस हो रहा है, 72 में से माइनस 52 मतलब 20% ऑफ इनडायरेक्ट इंसेंटिव आपका है। बाकी वो हजारों लोगों में 52% अपने आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बांट देगा। अब आपने एक बहुत अच्छा एक सितारा रिक्रूट किया अपनी टीम में, जिसने जॉइन किया एज अ डे स्वैपर आपकी टीम में, और वो भी ब्राउन बन गया और आप भी ब्राउन बन गए। तो इस केस में ब्राउन बेल्ट का इंसेंटिव उसको चले जाएगा, बट आपको एक लीडरशिप बोनस यहाँ पर आता है, जो कि 4% का आता है, क्योंकि आप एक ब्राउन बेल्ट लेकर आए। तो देखिए सिंपल सी बात है, अगर मैं आज ब्राउन बेल्ट हूँ और मैं एक व्हाइट बेल्ट को लेकर आता हूँ, तो जब तक वो ब्राउन तक पहुँचता है, वो मुझे बहुत पैसे कमा के देता है। और उसके बाद जब वो ब्राउन बन जाता है, मेरे जितना लायक अपने आप को प्रूव कर चुका है, तब भी मुझे एक लीडरशिप बोनस आता है 4% का। और मेरा काम है कि मैं ब्राउन पे बैठा ना रहूं और मैं रेड में चले जाऊं, सो दैट मेरी इससे इनकम चालू रहे, और हो सके तो ब्लैक बन जाऊं, सो दैट मेरी इससे इनकम और ज्यादा बढ़ जाए। और अपनी इनकम को हमेशा बनाए रखने के लिए हमें मैक्सिमम डायरेक्ट्स करते रहने चाहिए, और मैक्सिमम डायरेक्ट्स के थ्रू डायरेक्ट्स करते रहने चाहिए, सो दैट हमारे डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर स्प्रेड और डेप्थ दोनों आ जाए, राइट? तो आई होप यहाँ तक आपको डिस्ट्रीब्यूशन चार्ट क्लियर हुआ। तो लीडरशिप बोनस ब्राउन बेल्ट को 4% है, और रेड बेल्ट टू रेड बेल्ट भी 4% है, और ब्लैक बेल्ट टू ब्लैक बेल्ट भी 2% है। तो यहाँ पे ये चीज आपको क्लियर हो गई। सो और कोई चीज यहाँ पे अगर देखनी है, तो इसकी टर्म्स एंड कंडीशन जरूर पढ़ लीजिएगा। और आई थिंक ये थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन आपके लिए बहुत काम आएगी।
सो ये हिस्टोरिक रिवॉर्ड्स मतलब कि जब एरएसएफ नेटवर्क का ब्लॉकचेन जब लॉन्च नहीं हुआ था, उससे पहले अगर मेरे को कुछ एयर ड्रॉप वगैरह आया है, तो वो मुझे यहाँ दिखता है, राइट? अब हम देखते हैं डे स्वैपर का डैशबोर्ड और उससे पहले जिनोलॉजी देख लेते हैं एक बारी। सो ये परसेंटेजेस यहाँ पे भी मेंशन्ड है जो मैंने आपको बाहर दिखाए, और यहाँ पे ट्री को रीड करना, केवाईसी अप्रूव अगर हो चुकी है आपके नेटवर्क के टीम मेंबर की, ठीक है, तो यहाँ पे टिक लगा होगा तो आपको पता चल जाएगा, और केवाईसी नहीं हुई है तो आप देख सकते हैं कि नहीं है, और अगर ग्रीन है तो इसका मतलब वो एक्टिव है, और रेड है इसका मतलब वो इनएक्टिव है, राइट? तो यहाँ से आप ट्रैक कर सकते हैं अपने टीम मेंबर्स को कि कौन से मेरे टीम मेंबर्स एक्टिव है, कौन से टीम मेंबर्स इनएक्टिव है। एक्टिव होने के लिए कम से कम किसी प्लेटफॉर्म में कुछ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को यूज करके 100 एरएसएफ का अगर आप कुछ बाय एंड सेल करते हैं तो आपको एक्टिव माना जाता है। और अगर आप टाइम अलाई में या पेट में अगर आप स्टेक भी करते हैं, डीएस गैप में अगर स्टेक भी करते हैं, तो भी उसके वॉल्यूम पूरे इकोसिस्टम की वॉल्यूम आप जहाँ पे भी करेंगे, आपकी केवाईसी हो रखी है, अब जहाँ पे भी आपके थ्रू डायरेक्ट या इनडायरेक्ट आपकी ट्री में अगर कोई भी टीम मेंबर करता है, तो आपको उसका इंसेंटिव आएगा। तो फॉर एग्जांपल अभी मैंने ये अ, बनाया था एक आईडी, अभी एक वीडियो में बना रहा था तभी मैंने बनाया था, तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से हम एक्सपैंड करके देख सकते हैं कि अगर मुझे अपने टीम मेंबर के नीचे का देखना है, तो ये वाला आईडी लास्ट वाला मैंने अभी बनाया, तो उसमें देख, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे नीचे एक टीम मेंबर है, यहाँ पे ये सारा ये मेरा अकाउंट ही टेस्ट वॉलेट है अकाउंट है। तो जस्ट आपको समझाने के लिए कि यहाँ पे मेरा टीम मेंबर मेरे नीचे दिख रहा है, उसकी केवाईसी नहीं हुई है अभी तक, और रेड सर्कल है मतलब इनएक्टिव है। और डिटेल्स देखनी है तो उस पर क्लिक करेंगे, और फर्दर अगर उसके नीचे कोई टीम मेंबर होगा, ये उसका वॉलेट आईडी है, और अगर कुछ उसका और इसके नीचे कोई डाउनलाइन नहीं है तो इसलिए इसमें कुछ और नहीं दिखेगा, वरना ये फर्दर एक्सपैंड होता जाएगा और आप कितना भी इसको देख सकते हैं नीचे तक जाके। सो यहाँ से ये सारे डायरेक्ट टेस्ट केसेस हैं, तो ये आप देख सकते हैं कि इतने सारे, कितने भी आप यूजर्स बना सकते हैं, आपके हजारों डायरेक्ट हो सकते हैं। आप स्क्रॉल कर सकते हैं, शो डिटेल्स पे क्लिक कीजिए, उसकी ट्री खुल जाएगी। फर्दर आपको नीचे जाना है, फिर से क्लिक कीजिए, जितना आप डीप डाइव करना चाहते हैं, डेप्थ और स्प्रेड आपको दोनों मिल जाएगा, तो आप अपनी डिस्ट्रीब्यूशन पूरी अच्छे से सॉलिड तरीके से मैनेज कर सकते हैं, और कभी भी आपका इंसेंटिव मिस नहीं होगा। इसके अंदर कोई भी ट्रांजैक्शन इन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से बच नहीं सकती है एरएसएफ नेटवर्क पे जो हुई है, राइट? और जैसे मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ट्रांजैक्शन में एप्लीकेशंस के ऊपर कह रहा हूँ, डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस में आप अगर जनरली एरएसएफ नेटवर्क के ऊपर किसी अपने फ्रेंड को एरएसएफ भेजते हैं, तो उस ट्रांजैक्शन का एक्टिवाइजेशन से कुछ कनेक्शन नहीं है। पर जब आप एप्लीकेशन यूज करते हैं कोई भी प्लेटफॉर्म, जैसे मैंने आपको बहुत सारी एप्लीकेशंस दिखाई थी अभी, तो जब आप एप्लीकेशन यूज करते हैं तब उसकी वॉल्यूम यहाँ पे ऑटोमेटिकली रिपोर्ट हो जाती है। तो अब हम डैशबोर्ड देखते हैं डे स्वैपर का। आप देख सकते हैं कि मैं इस आईडी से पे मैं येलो बेल्ट हूँ, और मेरा नेक्स्ट प्रमोशन ऑरेंज का है, और मेरा शॉर्टफॉल यहाँ पे दिख रहा है, और मेरी केवाईसी अप्रूव दिख रही है यहाँ पर। और ये इसलिए दिख रही है क्योंकि मैंने बहुत पहले की केवाईसी करी हुई है। अभी कोई लेटेस्ट अगर डालेगा तो उसकी केवाईसी यहाँ पे अप्रूव का मैसेज नहीं आके रिजॉल्व में केवाईसी का बटन ही दिखता रहेगा। तो सबसे ऊपर राइट साइड पे हमें अभी बटन दिख रहा है गिफ्ट का। तो यहाँ पर ये बहुत ही एक अच्छा फीचर है जिसको आप यूज कर सकते हैं। तो अगर किसी किसी के इंट्रोड्यूसर को अगर आप कुछ भी गिफ्ट करना चाहते हैं एरएसएफ, फॉर एग्जांपल आपको पता चला कि एक बहुत अच्छा टीम मेंबर ज्वाइन किया है, और आपको लगा कि ये टीम मेंबर बहुत ही ब्राइट है, और मैं चाहता हूँ कि जो भी इसको लेकर आया, राइट, तो उस बंदे को आप थैंक्स करना चाहते हैं, या आप किसी भी वजह से उसको कुछ गिफ्ट भेजना चाहते हैं, तो आप गिफ्ट टू इंट्रोड्यूसर तो जो का फंक्शन आप यूज कर सकते हैं। तो अभी हम गिफ्ट टू इंट्रोड्यूसर करते हैं। तो इधर पे हम यूजर का वॉलेट आईडी लगा सकते हैं, उसका एड्रेस, और नीचे लिख सकते हैं हम
कि हमें कितना भेजना है। फॉर एग्जांपल मुझे 100 एरएसएफ भेजना है, तो मैं यहाँ पे रेशियो बता सकता हूँ कि मुझे उसको कितना भेजना है। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ कि मुझे उसको 10% लिक्विड भेजना है, तो मैं 10 डाल देता हूँ। और मैं डाल देता हूँ कि 50% प्रीपेड भेजना है और 40% स्टेक भेजना है, और मैं सेंड का बटन दबा देता हूँ, तो उसको इस तरह से जा सकता है। अभी मैंने इसमें एड्रेस नहीं डाला, इसलिए जाएगा नहीं। तो जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, तो इस तरह मैं किसी के इंट्रोड्यूसर को पे कर सकता हूँ। अगला गिफ्ट में देखते हैं, गिफ्ट टू डे स्वैपर। तो यहाँ पर हम किसी भी ट्री को जस्ट अ सेकेंड। सो गिफ्ट टू डे स्वैपर में आप किसी को भी डायरेक्टली अगर इंसेंटिव भेजना चाहते हैं, उसके इंट्रोड्यूसर को नहीं, आप उसी व्यक्ति को भेजना चाहते हैं, तो आप यहाँ से भेज सकते हैं। तो नॉर्मली इसकी क्या जरूरत है, वो तो मैं एरएसएफ लाइव से भी भेज सकता हूँ किसी को। तो यहाँ पे सबसे खास बात है कि आप एक ही ट्रांजैक्शन के अंदर रेशियो डिसाइड कर सकते हैं कि मुझे 100 एरएसएफ भेजने हैं, पर कितने, लिक्विड कितने, प्रीपेड कितने और स्टेक कितने। तो हम यहाँ पर भेज के देखते हैं। सबसे पहले मैं कोई भी एक यूजर नेम डाल देता हूँ कि इस यूजर नेम को भेजते हैं। तो ये टेस्ट वॉलेट का मैंने उठा लिया यूजर, तो मैं टेस्ट वॉलेट को भेजता हूँ। मैंने टेस्ट वॉलेट का नाम डाल दिया, फाइंड हो गया, राइट, और अपने आप उसका एड्रेस आ गया। तो मुझे एड्रेस याद रखने की जरूरत नहीं है, अगर नाम याद है तो हो जाएगा। सो अब मैं इधर पे 150 एरएसएफ डाल देता हूँ, और रेशियो डाल देता हूँ 20, 30 एंड 50 डाल देता हूँ यहाँ पर। और अब हम उसका वॉलेट चेक करते हैं कि उसके पास, मैंने दूसरा वॉलेट जो टेस्ट वॉलेट है वो भी यहाँ खोल रखा है, तो हम बैलेंस चेक करते हैं कि उसके पास कितना बैलेंस है इस वक्त। पहले सो यहाँ पे लिक्विड बैलेंस उसके पास 0 है, WES 0 है, और स्टेकिंग इंसेंटिव भी 0 है उसके पास। सो अब उसको हम कुछ इंसेंटिव भेज के देखते हैं और देखते हैं क्या फर्क पड़ता है। यहाँ पर मैंने 150 का भेजा, उसको पे टू डे स्वैपर कर दिया। तो ये मेरी ट्रांजैक्शन हैश है, इसको मुझे हमेशा कॉपी करके किसी वर्ड फाइल पे रख देनी चाहिए। सो कभी हम भूल जाते हैं तो फिर आप उस ट्रांजैक्शन को कभी प्रूव नहीं कर पाएंगे। सो ये ट्रांजैक्शन हैश रख दी हमने, और अब उधर पे बैलेंस देखते हैं यहाँ पे क्या बैलेंस है। सो आप देख सकते हैं कि उस रेशियो में यहाँ पे उसको आ गया है। मैंने वहां पे जो रेशियो बताया था 20, 30 एंड 50, तो 150 का 50, 75, और ये रेशियो में उसके पास इंसेंटिव आ गया। अब उसको विड्रॉ करना है, तो अब देखते हैं विड्रॉ कैसे होता है। तो कोई भी हम स्टेकिंग कॉन्ट्रैक्ट सिलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि जो स्टेकिंग इंसेंटिव है वो तो किसी कॉन्ट्रैक्ट में ही ऐड होगा, राइट। WES और लिक्विड जो है वो आपके वॉलेट में ऐड हो जाएगा, पर जो स्टेकिंग इंसेंटिव है उसके लिए एक कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस चाहिए। तो यहाँ पे कई सारे कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस हैं, एक दो सैंपल हैं, तो मैं किसी एक में ऐड कर देता हूँ उसको। सो पहले मैं बैलेंस चेक कर लेता हूँ कि मेरे टाइम लाइन में कितना बैलेंस था मेरे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। अभी डाउनलोड हो रहा है। सो मेरे पास 100 एरएसएफ की एक स्टेक है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। और अब मैं वहां से विड्रॉ करता हूँ और मैं देखता हूँ उधर क्या होता है। तो मैंने ये वाला कॉन्ट्रैक्ट सिलेक्ट कर लिया जो सबसे ऊपर दिख रहा है, इसमें 100 का बैलेंस था। और अब मैंने इसमें फर्स्ट ऑप्शन सिलेक्ट कर देता हूँ और विड्रॉ कर रहा हूँ।
सो यहाँ पे मैसेज में लिखा हुआ है कैन नॉट एस्टिमेट द गैस ट्रांजैक्शन, इसको आप अवॉइड कीजिए। आपने मेन ये पढ़ना है कि वॉल्यूम नॉट अचीव फॉर डेफिनेट विड्रॉल। सो हर महीने एक बंदे को इंसेंटिव क्लेम करने के लिए मिनिमम साइड पे एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है, उसको वॉल्यूम करना बहुत ज़रूरी है। तो 100 RSF की मैं वॉल्यूम कर देता हूँ और मैं 100 RSF की स्टेक कर देता हूँ यहाँ पर अभी के अभी, एक न्यू स्टेक डाल रहा हूँ। तो मेरी स्टेकिंग सक्सेसफुल हो चुकी है, ये मेरा स्टेकिंग कॉन्ट्रैक्ट भी आ गया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे और एक स्टेकिंग कॉन्ट्रैक्ट सबसे नीचे यहाँ पर ऐड हो चुका है और स्टार्ट मंथ मेरा 22वां महीना है, मतलब अभी तक 21 महीने की एनआरटी ऑलरेडी रिवॉर्ड्स डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं। ये 22वें महीने का कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है और 33 मंथ में एंड हो जाएगा ये कॉन्ट्रैक्ट। और अगर मुझे एंड नहीं करना है तो मुझे एक्सटेंड करना है इस कॉन्ट्रैक्ट को। तो अब चलते हैं, तो हमने वहां से विड्रॉ कर लिया और बाकी के बैलेंस चेक करते हैं अब। भी विड्रॉ कर लेते हैं और WSP विड्रॉ करते हैं और देखते हैं क्या होता है। सो विड्रॉ ऑलरेडी कर चुके थे। सो इस अकाउंट में मेरे पास अभी 46.19 RSF है और प्रीपेड का बैलेंस 1610 है। तो अब करते हैं विड्रॉल। तो सक्सेस हो गई है ट्रांजैक्शन, विड्रॉल हो गया है। अब बैलेंस चेक करेंगे। सो अब मेरा जो स्टेकिंग अमाउंट है वो बढ़ चुका है और यहाँ पे आपको दिख रहा है मेरा नेटिव का बैलेंस भी बढ़ चुका है, उसका भी विड्रॉल हो गया है और मेरा प्रीपेड का भी, मेरा जो नंबर है पहले जो हमने देखा था उससे बढ़ चुका है। तो मेरे को ES, WES और स्टेक्स सब आ गए हैं, राइट। सो मैं एलिजिबल नहीं हो रहा था इंसेंटिव के लिए क्योंकि मैं एक्टिव नहीं था। जैसे ही मैं एक्टिव हुआ मेरे को इंसेंटिव आ गया। तो अब यहाँ पे अगर मैं वॉल्यूम देखूं तो यहाँ पे मेरी वॉल्यूम अभी कंफर्म हो गई है कि 100 का टारगेट था, मैंने 100 कर दिया है, राइट। और यहाँ पे मेरे बाकी के टीम मेंबर्स रिफ्लेक्ट हो रहे हैं कि इस वाइट बेल्ट ने जिसने अभी अभी जुड़ा है सिस्टम में, उसकी करंट टीम साइज 1 है और उसका 1 डायरेक्ट है और उसके नीचे कोई इनडायरेक्ट टीम मेंबर्स नहीं है। जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे यहाँ पे देख सकते हैं और उनकी डिटेल्स आप जेनोलॉजी में देख सकते हैं और कितने KYC अप्रूव मेंबर्स हैं और कितने ट्री में हैं, राइट, ऑन KYC टैब एंड डे स्वैपर में ज्वाइन के। ये जनरली सबकी ये डेट आ रही है क्योंकि इस दिन हमने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डे स्वैपर का लॉन्च किया था। जो लोग इससे पहले जुड़े हैं उनकी जो डेट्स हैं वो सारी एक ही हो गई है यहाँ पर। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल डेफिनेट इंसेंटिव। तो जब आपने KYC डैप की वीडियो देखी थी तो आपको समझ में आएगा डेफिनेट इंसेंटिव मतलब जो इंसेंटिव कंफर्म मिलना ही मिलना है और इनडेफिनेट इंसेंटिव का मतलब है
इंडेफिनेट इंसेंटिव का मतलब है जो इंसेंटिव मंथ एंड में डिसाइड होगा। मतलब कई इंसेंटिव्स जो आते हैं वो प्लेटफॉर्म से आते हैं और कई इंसेंटिव्स जो आते हैं वो पूल से आते हैं। जो पूल में जो इंसेंटिव क्रेडिट होता है वो एनआरटी मंथ शुरू होता है तब तब क्रेडिट होता है। जब वो क्रेडिट होता है तब उस पूल से इनडेफिनेट इंसेंटिव आते हैं। और डेफिनेट इंसेंटिव में वो सारे इंसेंटिव्स आते हैं जो कि इमीडिएट क्रेडिट हो जाते हैं। मतलब कहीं किसी प्लेटफॉर्म में कोई इंसेंटिव है, अभी जैसी ट्रांजैक्शन हुई तो इंसेंटिव इमीडिएट आ गया। अगर आप पेट करेंगे तो भी इमीडिएट आएगा, अगर आप टीएस गैप करेंगे तो इमीडिएट आएगा। बट जब आप वन लाइफ टाइम करेंगे या फिर केवाईसी टैप यूज करेंगे तो उसके अंदर इंसेंटिव वाइजेशन के लिए वो वेट करेगा मंथ एंड तक, क्योंकि उसको स्लैब चेक करने हैं कि टोटल परफॉर्मेंस कितने की है, और उसको आपकी बेल्ट भी चेक करनी होती है कि आपका बेल्ट रिवाइज तो नहीं हो गया, कहीं प्रमोशन तो नहीं होगी, इंसेंटिव ज्यादा तो नहीं देना। तो इनडेफिनेट के अंदर लास्ट मंथ के लास्ट डेट तक भी अगर बंदा प्रमोट हो जाता है तो उसका इंसेंटिव बढ़ सकता है। और डेफिनेट के अंदर करंट लेवल पे जिस लेवल पे है उसी लेवल पे इंसेंटिव डिलीवर हो जाता है, चाहे उसकी प्रमोशन 5 दिन बाद हो जाए, उसको पुराने लेवल के हिसाब से इंसेंटिव मिल जाता है। सो ये डेवलपर्स की ट्री है। सो अब हम कुछ ट्रांजैक्शंस मतलब किस तरह के इंसेंटिव्स आते हैं, तो ये तो एक वाइट बेल्ट है, तो इधर पे मेरे ख्याल से कुछ ज्यादा दिखाने के लिए नहीं होगा, मैं अपने वॉलेट से आपको दिखाता हूँ किस तरह अलग अलग डैप्स की इंसेंटिव्स अपने आप मेरे पास आ जाती हैं। तो मैं शो ऑल पे क्लिक कर रहा हूँ। सो देयर इज नो रिकॉर्ड, घबराइए मत, थोड़ी देर बाद चाहे रिकॉर्ड आ जाए अगर है तो। सो ये खुल गया है। सो आप देख सकते हैं कि मुझे अलग अलग प्लेटफॉर्म से रिवॉर्ड आए हुए हैं, और सबसे लेटेस्ट रिवॉर्ड सबसे लास्ट पे, तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे जब सबसे लास्ट वाले पे आपने जाना है तो आपको सबसे लेटेस्ट रिवॉर्ड आपको दिखेगा। और इसमें आप देखिए 15 मई आज की डेट में कुछ एक इंसेंटिव यहाँ पे आया हुआ है, और उसकी रेशियो भी दी हुई है कि किस तरह से इंसेंटिव आया हुआ है। राइट, तो हर एक प्लेटफॉर्म का यहाँ पे नाम भी आप देख सकते हैं कि ये कौन से प्लेटफॉर्म से इंसेंटिव आया है। पिछले पेज पे जाता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सर्वे टैब से मेरे को कुछ इंसेंटिव आया हुआ है, डिस्ट्रीब्यूट इंसेंटिव आया है, बिटेक्स से कुछ आया हुआ है, और काफी सारी मैंने इस पे टेस्टिंग करी थी तो यहाँ पे काफी सारे और वॉलेट से भी दिख रहे हैं। तो आप किसी भी प्लेटफॉर्म को यूज करेंगे यहाँ पर आपका इंसेंटिव रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएगा, और अगर आप एक्टिव हैं तो क्लेम कर पाएंगे, और एक्टिव नहीं है तो आपको वो इंसेंटिव डेफिनेट इंसेंटिव तो आपको दिखेगा ही नहीं, और इनडेफिनेट इंसेंटिव आपको दिखेगा क्योंकि आप मंथ एंड तक भी एक्टिव हो सकते हैं। तो जिस दिन आप एक्टिव होंगे, अगर फॉर एग्जांपल आज बिजनेस हो गया है किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर और आप एक्टिव नहीं है, बट एनआरटी रिलीज होने से पहले अगर आप एक्टिव हो गए तो आपको वो इंसेंटिव रिलीज हो जाएगा। प्लस डे स्वैपर के अंदर एक रिजॉल्व माई केवाईसी, जब आप केवाईसी टैब पे कर लेते हैं अपनी केवाईसी, तो यहाँ पर एक बटन आएगा रिजॉल्व माई केवाईसी का, आपने आके उसको प्रेस करना है। जब आप उससे प्रेस करते हैं तब आपकी केवाईसी आपकी टीम के साथ कनेक्ट हो जाती है, और आप उस चेन के अंदर लिंक्ड हो जाते हैं, और फिर आपका वॉलेट ब्लॉकचेन के ऊपर एस्टैब्लिश हो जाता है कि ये वॉलेट का इंट्रोड्यूसर अब लाइफ टाइम ये वाला वॉलेट रहेगा। तो इस तरह से कुछ और इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे अवेलेबल है। प्लस आपकी रेफरल लिंक है, आप यहाँ से इसको कॉपी कर सकते हैं, और रेफरल लिंक को कॉपी करके आप किसी को भेज सकते हैं और नए टीम मेंबर्स को ऐड कर सकते हैं। सो एक सॉलिड टीम बना सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी एप्लीकेशन धीरे धीरे आप, मैं और भी एप्लीकेशंस के ऊपर आपको वीडियोस बनाऊंगा, ऑलरेडी अवेलेबल है वीडियोस बहुत सारी, बट कई वीडियोस बहुत अच्छी क्लियर नहीं है, स्पष्ट हिंदी में नहीं है। तो एक कुछ और वीडियोस आपको बना के मैं यहाँ पे आपके सामने डालूंगा, जिससे कि आपको बाकी की एप्लीकेशंस कैसे यूज करनी है, उस पे आप अपना प्रोडक्ट कैसे लॉन्च कर सकते हैं, आप अपनी सर्विसेज कैसे लॉन्च कर सकते हैं, आपको वो सब समझ में आएगा। आप किसी को भी इंसेंटिव अनाउंस कर सकते हैं उसके अंदर, एक तो यहाँ से गिफ्ट दे दिया, दूसरा कि आपने सीधा वहां पे डाल दिया कि ये मेरी ट्रेनिंग क्लासेस हैं, और मैं ट्रेनिंग क्लासेस के फॉर एग्जांपल आपने एकेडमी में किया, आपने अपना कोर्स लॉन्च किया, और या फिर आपने रेंटिंग किया,
कुछ भी आपने प्रोडक्ट, कोई भी सर्विस आपने यूज करी, आपने उसमें डाल दिया कि इसमें जो भी मेरे प्रोडक्ट को प्रमोट करेगा और उसके थ्रू कुछ भी बिजनेस आएगा तो मैं 20% इंसेंटिव दे दूंगा। तो जितना आपके पास कलेक्शन आएगा ऑटोमेटिकली स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट 20% उसमें से डिडक्ट कर लेगा और डिडक्ट करके उसको एक रेशियो में डिवाइड कर देगा। कुछ डायरेक्ट इंसेंटिव देगा और कुछ इनडायरेक्ट इंसेंटिव देगा, 50% डायरेक्ट और 50% इनडायरेक्ट। और वो इंसेंटिव यहाँ पे आ जाएगा और वो डेफिनेट इंसेंटिव की कैटेगरी में आपको मिल जाएगा। इनडेफिनेट इंसेंटिव सिर्फ वन लाइफ टाइम पे और केवाईसी डैप पे ही एप्लीकेबल है, जो कि मंथ एंड पे आता है एनआरटी रिलीज के बाद। बाकी सारे जो डेफिनेट इंसेंटिव्स है वो इमीडिएटली आपके अकाउंट में आ जाते हैं और आप उनको विड्रॉ भी कर सकते हैं। सो आई होप फ्रेंड्स यहाँ से आपको थोड़ा सा डे स्वैपर के बारे में और थोड़ा आइडिया मिल गया कि किस तरह से ये चीज वर्क करती है। और मैं बहुत इसके अंदर और एफएक्यूज और क्वेश्चंस वगैरह अगर आपके हैं तो आप यहाँ पे एफएक्यू का बटन दबा के इसके ऊपर थोड़ा और जानकारी ले सकते हैं। प्लस और भी वीडियोस हैं डे स्वैपर के ऊपर इंग्लिश में, आप उनको भी जरूर देखिए। एंड मैं बहुत जल्दी जब एक बार हिंदी वीडियोस रिकॉर्ड कर दूंगा तो मैं कुछ सोच रहा हूँ कि इंग्लिश में भी कुछ वीडियोस रिकॉर्ड कर दूंगा। तो आई एम श्योर दिस विल हेल्प यू अ लॉट टू बिल्ड योर टीम and I wish you all the best and good luck.